नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 1 जिसका विषय है हिंदी भाषा और उसका विकास, उसका भाग 3 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। गुड इवनिंग राकेश जी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। हेमलता जी गुड इवनिंग। और वैदिक संस्कृत। उससे पहले मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूं जो हमने कल डिस्कस किया था। रुपेश जी नमस्कार। तो कल हमने डिस्कस किया था भारोपी परिवार, जिसमें जाना था कि भारत 2 वर्गों में बांटा गया है इनको, शतम वर्ग और केतुम वर्ग में। उसके बाद उपवर्ग भी डिस्कस किए थे, इसमें ईरानी, दरद, भारतीय आर्य भाषाएं थीं। और उसके बाद हमने देखा था कि हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है और उसे जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उन्हें, हाँ सर लेट हो गया। आज थोड़ा कुछ डिटेल में होगी क्लास। मैंने कल ही बताया था कि थोड़ा डिटेल में होगी, तो बस उसी में थोड़ा आपके लिए कुछ अधिक जानकारी इंक्लूड करके लाई हूँ। तो भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित आज जानकारी देंगे। जैसे भारतीय आर्य भाषाओं का समय 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का, जिसके अंतर्गत आपकी वैदिक संस्कृत आती है। और मध्यकालीन, हेमलता जी प्लीज़ एक बार फिर से आप टाइप कीजिए। क्या आपने कहा था? माफ़ कीजिए, मैंने आपका पढ़ नहीं पाया। क्वेश्चन क्या है, आप एक बार फिर से टाइप करें। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है, तो उसमें हम आज वैदिक संस्कृत डिस्कस करेंगे। हेमलता जी आप एक बार फिर से अपनी बात दोहराएं, मुझसे मिस हो गया आपका, आपने जो भी लिखा था। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, बिल्कुल लैंग्वेज टीचर के लिए, बिल्कुल जो हिंदी भाषा से संबंधित जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, टीजीटी, और अगर टीजीटी तो नहीं, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, DSSB, इन सभी से संबंधित, और जो स्टेट में होते हैं पीजीटी के, उन सभी से संबंधित है ये। क्योंकि हमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाननी है। उसके बाद हम इसमें आगे ग्रामर भी देखेंगे, और बाकी जो पीजीटी और रीट दे रहे हैं तो उनके लिए तो क्लासेस मंडे से स्टार्ट होंगी 9 बजे, जिसमें उनके सभी टॉपिक डिस्कस होंगे, हिंदी के, इंग्लिश के और आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित। जो रीट वालों के लिए क्लासेस होगी, तो रीट हो या टेट हो या केवीएस जो भी दे रहे हों, तो उनसे सभी से संबंधित होगा। हेमलता जी बिल्कुल आपको पसंद आए तो, अगर आपको जानकारी, ये भी जो जानकारी मैं दे रही हूँ ये भी आपके लिए उपयोगी होगी, क्योंकि कई बार इससे भी प्रश्न आ जाते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी, कि वैदिक संस्कृत का समय बताइए, तो कुछ ऐसा पता नहीं होता। हिंदी जब उन्होंने व्याकरण में दी है तो ये व्याकरण से ही संबंधित है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, जिसमें वैदिक संस्कृत में विभाजित किया गया है और लौकिक संस्कृत में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं, तो वैदिक संस्कृत का समय 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक का समय है, और लौकिक संस्कृत का समय होगा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा है उन्हें सिर्फ 2 भागों में ही विभाजित किया गया है, तो ये ध्यान रखें, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब बात करते हैं वैदिक संस्कृत की। तो वैदिक संस्कृत का समय है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक संस्कृत आज से लगभग 3500 वर्ष पहले की भाषा है, जिसका प्रयोग वैदिक संहिताओं, आरण्य ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों तथा प्राचीन उपनिषदों में किया जाता है। तो कुछ जो ऋग्वेद होगा, आपका जो वेद हैं चारों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी जो वेद लिखे गए हैं और संहिताएं लिखी गई हैं, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सभी वैदिक संस्कृत के
अंतर्गत आते हैं और ये सबसे प्राचीनतम भाषा है। इन्हें देखते हैं कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण और तीसरा उपनिषद में। तो वैदिक संस्कृत को 3 भागों में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद में। तो देखते हैं संहिता क्या होता है। तो संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। आपके चारों वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद संहिता के अंतर्गत आते हैं। ये वैदिक संस्कृत से संबंधित हम जानकारी दे रहे हैं, जिसमें वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया गया है, संहिता और आपको ब्राह्मण और उपनिषद में। तो संहिता में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जान लें ऋग्वेद क्या है। तो सामान्य जानकारी सभी को होनी चाहिए ऋग्वेद की, क्योंकि ये कई बार जीके में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हिंदी में तो है ही, ये हिंदी साहित्य में। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का अर्थ है ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। जो सबसे पहली बात की ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 रचनाएँ हैं। ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ऋचाएँ जो हैं वो 10,580 हैं। और ऋग का अर्थ होता है स्तुति करना। अब इसमें समझ लें इसमें विषय क्या है। ऋग्वेद का जो विषय है, तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक हैं। तो ऋग्वेद का जो विषय है वो मुख्यतः यही है कि ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक हैं और ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं, ध्यान रखें। तो चलिए अगला देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद है, इसको 2 भागों में 2 रूपों से सुरक्षित किया गया है। एक है कृष्ण यजुर्वेद संहिता, जिसमें आपके मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग है। मंत्र भाग और गद्यमय व्याख्यात्मक भाग है। और शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग है। इसमें कृष्ण यजुर्वेद में दोनों हैं, मंत्र और गद्य दोनों ही भाग हैं संकलित, लेकिन शुक्ल में केवल मंत्र भाग है। ये आपके यजुर्वेद के अंतर्गत हैं, 2 रूपों में से सुरक्षित किया गया है। और अब देखते हैं सामवेद। सामवेद में क्या है? इसमें यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया जाता है। तो सामवेद में जो यज्ञों में जो वीणा के साथ जो गाए जाते हैं सूक्त वगैरह, उनको गेय पदों के साथ सजाया जाता है। और अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में इसमें जनसाधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटके का संकलन है। अथर्ववेद में इसमें सिर्फ मंत्र तंत्र टोने टोटके इन सभी का संकलन किया गया है। ब्राह्मण के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैदिक संस्कृत जो है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ। वैदिक संस्कृत की व्याकरणिक विशेषताएं क्या क्या थीं? तो इसमें 3 लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और इसमें 3 ही वचन थे और 8 कारक विभक्तियां थीं। और जो विशेषणों के इसके रूप भी संज्ञा की ही तरह चलते थे। और ऋग्वेद और अथर्ववेद में लट लकार का प्रयोग हुआ है, और लेकिन धीरे धीरे इसमें लौकिक संस्कृत में आते आते ये समाप्त हो गया है। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में लट लकार का प्रयोग हुआ है। और एक ध्यान रखने वाली बात है कि वैदिक संस्कृत में केवल 4 ही समास थे, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि तथा द्वंद्व। तो अब देखते हैं ब्राह्मण।
तो ब्राह्मण है, ये प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे। जो संहिता हमने पढ़ी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इसमें आपके ऋग्वेद के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद और यजुर्वेद के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद आते हैं। तो वेद के सभी के ब्राह्मण ग्रंथ हैं अपने। तो ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण, और शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय ब्राह्मण, और सामवेद यजुर्वेद का है तांडव तथा पंचाविश ब्राह्मण, और अथर्ववेद का होगा गोपथ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण मुख्यतः क्या है कि जो आपकी संहिताएं हैं उन्हीं के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ एक तरफ वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और अब बात करते हैं उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद जो है, उपनिषद वस्तु ब्राह्मण ग्रंथें जो थी हमारी, उन्हीं का ही अंतिम भाग है। उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों का ही अंतिम भाग है, और उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, जिसमें से जो मुख्य उपनिषद हैं वो केवल 12 हैं, माने गए हैं मुख्य 12 ही हैं। और नाम देख लें उनके: ईश, केन, कंठ, प्रश्न, बृहदारण्य, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडूक्य, श्वेताश्वेतर और कौशितकी, ये सभी मुख्य उपनिषद हैं। और अब बात करते हैं वैदिक ध्वनियों की। तो वैदिक ध्वनियाँ जो हैं 52 मानी गई हैं। इसमें आपके 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। तो एक बार उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर होते हैं वैदिक स्वर, उसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और ऊ, ऋ और ला, ये हैं मूल स्वर। और संयुक्त स्वर में है ए, ओ, ए और ओ। और वैदिक व्यंजन 39 है। इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं कि वैदिक स्वर कौन से हैं, वैदिक व्यंजन कितने हैं, तो इसलिए मैंने इसमें नोट्स, ये आपके नेट के लिए है मुख्यतः, तो इसलिए इसमें नोट्स में मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि वैदिक ध्वनियाँ 52 हैं, 52 हैं, स्वर 13 हैं और व्यंजन 39 हैं। और वैदिक संस्कृत में लिंग 3 हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जो कि अभी की संस्कृत में भी हैं। और वैदिक संस्कृत में वचन भी 3 ही हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जो हम संस्कृत में प्रयोग करते ही हैं। और वैदिक संस्कृत में कारक 8 थे। और तो यही महत्वपूर्ण जानकारी थी सिर्फ वैदिक से संबंधित। तो जैसे वैदिक में जो मूल शब्द होता था कृत, एक बार दोबारा बताऊं, वैदिक स्वर, बिल्कुल वैदिक स्वर जो है मूल स्वर और संयुक्त स्वर दोनों बताते हो। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, और ऋण के नीचे जो रा निकालते थे वो, और ला जो होगा उसमें नीचे रा, ये है मूल स्वर। और संयुक्त स्वर होते हैं ए, ओ। ये आपके वैदिक संस्कृत में जो स्वर हैं 2 प्रकार के हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, तो वो हैं 13, इनकी संख्या 13 है। तो और कोई क्वेश्चंस हो तो बताएं। इसमें लिंग भी 3 ही हैं। तो ये जो सामान्य आज की संस्कृत में आजकल चलते हैं वही हैं। तो मूल शब्द जो है कृत, तो वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता था कट कर लिखा जाता था। और जो मूल शब्द है एकदश, उसको एकादश लिखा जाता था। और द्विंशति को विंशति लिखा जाता था। बताएं
किसी का और भी कोई प्रश्न हो। तो जो हम ब्राह्मण ग्रंथों का जब विश्लेषण करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वैदिक काल में भाषा के 3 क्षेत्रीय रूप थे, यानी 3 बोलियां थीं कि पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। तो पश्चिमोत्तरी भाषा अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक बोली जाती थी और मध्यवर्ती वो जो बोली थी वो पंजाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बोली जाती थी, जबकि पूर्वी बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग एवं बिहार आदि था। ये जो बिहार के आसपास का जगह है, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर पता चला है कि वैदिक काल में भाषा के 3 क्षेत्रीय रूप थे, 3 बोलियां थी, यानी पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। तो जो जरूरी है वो सभी जानकारी इस आपको पीडीएफ में पूरी मिल जाएंगे। सारे नोट्स मंडे से आपको सभी नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर पर वीडियो बनाएं। सर, हिंदी साहित्य की शुरुआत जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है इसकी पहली यूनिट है ये, और इसमें आगे हिंदी साहित्य का इतिहास ही होगा, क्योंकि इसमें हमारे कुछ 6 टॉपिक हैं जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें जो पहली इकाई है हमारी, उसके बाद इकाई 2 होगी वो हिंदी साहित्य का इतिहास से ही संबंधित होगी। तो हम नेट को ध्यान में रखकर अपने तैयारी शुरू कर रहे हैं। हालांकि एग्ज़ाम बहुत बाद में है, मई में या फिर जून में होगा। जून में है वैसे तो लेकिन तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि 2 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और रिवीजन हम कर सकें। तो इसमें अगर हिंदी भाषा और उसका विकास की बात करें तो ये पीजीटी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है सभी जानकारी, क्योंकि इसमें हम हिंदी, राकेश जी राइट आंसर, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी की भौगोलिक पृष्ठभूमि, हिंदी के विविध रूप और हिंदी का भाषिक स्वरूप, और हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप और देवनागरी लिपि, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, ये सभी आएंगे। तो इसलिए जिन्हें ग्रामर पोर्शन करना है उनके लिए भी अब सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे रीड के लिए जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें तो आप 9 बजे क्लास अटेंड कर सकते हैं सोमवार से। जिन्हें कुछ ग्रामर में जैसा समझना है या फिर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर और साइकोलॉजी से संबंधित क्लासेस होंगी। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया? 2। सभी का राइट आंसर था। तो 2 कौन कौन से भाग हैं? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय क्या है बताएं? 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक या 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत का समय क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो उसमें वैदिक संस्कृत है, लौकिक। बिल्कुल हेमलता जी, बिल्कुल 9 PM पर क्लास होगी मंडे से, क्योंकि उसमें आपके सभी टॉपिक डिस्कस होंगे 2000 से 800। तो बिल्कुल राकेश जी राइट आंसर, 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक जो मैं क्लास करवाती हूँ उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपका एक बार रिवीजन भी यहीं पे हो जाए, तुरंत जो आपने सीखा और उसका तुरंत रिवीजन हो जाए। बिल्कुल रूपेश जी राइट आंसर, 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक का वैदिक का है और 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का लौकिक संस्कृत का समय है। हेमलता जी राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। तो वैदिक संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में या 3 में? वैदिक संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है ये भी बताएं। बिल्कुल रूपेश जी राइट आंसर। कुसुम मैम आपका भी राइट आंसर। राकेश जी राइट आंसर। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में बांटा गया। और कौन कौन से भागों में बांटा गया है बताएं आप। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है बताइए जरा। वैदिक संस्कृत को कुसुम जी 3 भागों में, वैदिक संस्कृत को, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक और लौकिक। और तो फिर हम आज पढ़ रहे हैं वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत
कितने भागों में बांटा गया है वैदिक संस्कृत को, तो वो बताना है आपको। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का टॉपिक कल हमारा खत्म हो जाएगा, जिसमें हम कल मध्यकालीन आर्य भाषाएं पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाएं शुरू होंगी। तो वैदिक संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है बताएं, कौन कौन से भागों में बांटा गया है? संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। ध्यान रखें, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद में। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृत के किस भेद के अंतर्गत वेद आते हैं? उपनिषद के अंतर्गत। रुपेश जी, ये मैंने अभी कराया है, तो मैं अभी आपको, आप एक बार उसको रिवीजन जरूर कर लें, अगर आप नेट दे रहे हैं तो। नेट नहीं भी दे रहे हैं, अगर पीजीटी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो इसके लिए भी एक बार रिवीजन कर लें। वैदिक संस्कृत के किस वेद के अंतर्गत वेद आते हैं बताएं, उपनिषद या ब्राह्मण? वेद किसके अंतर्गत आते हैं? चारों वेद जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन तो गलत हो गया। ना उपनिषद के अंतर्गत आते हैं, ना ही ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं। वेद आते हैं संहिता के अंतर्गत, नहीं, उपनिषद के अंतर्गत नहीं आते हैं। उपनिषद तो ब्राह्मण ग्रंथों का ही अंतिम भाग है, जो कि उपनिषदों की संख्या 108 है और मुख्य उपनिषद 12 हैं। तो संहिता के अंतर्गत चारों वेद आते हैं, जो हमने आज डिस्कस किए थे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दोनों ही रॉन्ग होंगे। राइट ऑप्शन होगा संहिता। बिल्कुल राकेश जी, 108 हैं राइट आंसर। यजुर्वेद के 2 रूप कौन कौन से सुरक्षित हैं? यजुर्वेद को किन 2 रूपों में विभाजित किया गया है बताएं? यजुर्वेद जो है उसके कौन कौन से 2 रूप हैं बताएं? यजुर्वेद के 2 रूप कौन कौन से हैं? यजुर्वेद के तो प्रथम होगा कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा होगा शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र भाग और गद्य व्याख्यात्मक भाग भी है, दोनों सम्मिलित हैं, और शुक्ल में केवल मंत्र भाग है। तो ये यजुर्वेद के 2 रूप हैं। और ब्राह्मण हमने पढ़ ही लिया है कि ब्राह्मण जो है, जो हमारी संहिताएं हैं, प्रत्येक संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार रिवीजन जरूर करें। कल हम लौकिक संस्कृत पढ़ेंगे और लौकिक संस्कृत के साथ साथ हम अपना, अगर हो सका तो लौकिक संस्कृत के बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मध्यकालीन आर्य भाषाएं जो हैं वो उनका तो काफ़ी डीप होगा, क्योंकि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तो उनमें समय लगेगा। मैं कन्फ्यूजन किसी में नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ कि कन्फ्यूज हो जाएं आप सब कि कौन सा किसका उपवेद था, इसलिए थोड़ा है लेकिन इसको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि समय अभी काफ़ी है। तो ओके रुपेश जी, नेट की तैयारी करें तो बिल्कुल, तो आप एक तरफ से इसको ही, जो भी वीडियो रहते हैं उनको सही से देखें, क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछें। ये रिवीजन के लिए 5 क्वेश्चन होते हैं। आपसे जो डीपली क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी जो संडे को, ये 6 क्लासेस होंगी हमारी पूरे सप्ताह भर, उससे संबंधित आपका टेस्ट होगा संडे में। संडे की जो क्लास होगी सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। सुबह 7 बजे में हम टेस्ट लेंगे और शाम को 7 बजे पूरा रिवीजन करेंगे अपना, जितना भी हमने पूरे सप्ताह पढ़ा होगा। तो जो रिवीजन, जो टेस्ट होगा वो दोनों पेपर का होगा, कि पेपर 1 का जो वीडियो आता है उसको भी देखें। दिनेश जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सब और उसमें आपको अपना पूरा रिवीजन होगा। सुबह की क्लास में तो आपका टेस्ट होगा, दोनों पेपर से संबंधित जो दोनों वीडियो डेली आ रहे हैं उनका, और डीपली होगा पेपर जो होगा, क्योंकि वो एक तरह से वो एक मॉक टेस्ट होगा। तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है इस हफ्ते, आपकी कहाँ तक जो नॉलेज है गेन हुई है। तो रुपेश जी आपने क्या लिखा था, मैं इससे मिस हो गया। तो ये थी कुछ जानकारी आज हमारे
भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित, जिसमें हमने आज वैदिक संस्कृत के बारे में आप सभी को नॉलेज दी है। और ये सभी आप प्लीज़ डिस्कस करते रहें, तो आपका संडे में टेस्ट भी होगा, तो एक बार आपको पता चलेगा कि आपको कितना सीखा है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए ही हैं, उपयोगी होंगी। तो और भी सब्जेक्ट बिल्कुल नेट के जो हमारे पूरा पेपर 1 में जो भी सब्जेक्ट होंगे उन्हें हम पूरा डिस्कस करेंगे, नेट और रीट से संबंधित, लेकिन एक ही तरफ से कि क्रमशः करेंगे। जैसे कि हमने हिंदी अभी शाम की क्लासेस में हमारे लिया है टॉपिक, तो हिंदी से संबंधित जो 10 इकाई हैं तो उन सभी को एक ही तरफ से क्रमशः करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पहले इकाई 1 कर ली, उसके बाद इकाई 4 करने लगे, 5 करने लगे। एक तरफ से पूरा अपना डिस्कस करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, और उसके बाद जल्दी ही हमारा सिलेबस जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे, अलग अलग बुक से रिवीजन करेंगे। और पेपर 1 में जो आपका मैथ आता है, मैथ कंप्यूटर जो भी आएगा क्वेश्चंस आईसीटी से संबंधित, वो सभी डिस्कस होंगे। पूरा पेपर 1 कवर करके चलेंगे, केवल एक ही पेपर, क्योंकि पिछली बार हमने सिर्फ एक पेपर को ध्यान दिया था, इस बार दोनों पेपर के लिए, इसीलिए आपके लिए दोनों क्लास ले रही हूँ। सुबह 7 बजे पेपर 1 की और शाम को पेपर 2 की। तो दोनों पेपर को ध्यान में रखकर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक पेपर हमने कम किया तो उसमें पेपर 2 हमने ज़्यादा अच्छा कर लिया तो उससे ज़्यादा हमारा, बिल्कुल सर एग्ज़ाम तक पढ़ाते रहूँगी। और टेस्ट भी मैंने इसीलिए एक आपको पूरा जो टाइम टेबल का एक वीडियो होगा वो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि एग्ज़ाम तक हमें पूरा ये डिस्कस करना है, पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी 2 महीने में हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। और उसके बाद हम अपना रिवीजन करेंगे बार बार, और अलग अलग बुक्स को इस बार डीपली रीड करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही। तो उसमें मैथ भी होगा कवर, जो पेपर 1 से संबंधित होगा। और रीड की जो 5 विषय होते हैं, तो उसमें हिंदी होगा आपका, ईवीएस होगा, हिंदी, ईवीएस, इंग्लिश, मैथ और साइकोलॉजी। मैथ सबसे बाद में रखेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी और ये सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इन सबको डिस्कस करने के बाद फिर मैथ पे फोकस करेंगे रीड के लिए। और भी कोई किसी का कुछ क्वेश्चंस हो ज़रूर पूछें आप सब। और वीडियो उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।